हेलो। हाँ, विजय बैसला साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर किस तरीके से देख रहे हैं अब राजस्थान में जो एक सियासी जो परिदृश्य जो बन रहा है, राजस्थान की राजनीति जो हो रही है, कांग्रेस बीजेपी तमाम दूसरे दल हो रहे हैं और साथ ही साल 2023 का इलेक्शन मोमेंट भी आने वाला है, क्योंकि आप लोग भी काफी सक्रिय हैं सामाजिक रूप से भी, तो क्या लगता है और किस नजरिए से आप देखते हैं इसे? आजाद जी, देखो जो 2023 में इलेक्शंस तो आने वाले जी, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से कार्य करेगी। मैं तो अपने एमबीसी समाज की तरफ से बात रख सकता हूँ जी, और वो ये है कि इतने सालों से एमबीसी समाज को उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिला है। जी, आप देखिए कि 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान में, उसमें से 75 विधानसभाओं में एमबीसी समाज के कम मिनिमम 31,000 वोट से लेकर के 78,000 वोट तक हैं जी, और फिर भी हमें टिकट वितरण में दिक्कत आती है। एक बात। और अगर आप ये देखो कि जो समाज का गुट या कॉन्ग्रुएंस जो है, 37% विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं वो एमबीसी समाज के आशीर्वाद से बैठते हैं। उसके बावजूद संगठनों में एमबीसी समाज को कोई दायित्व नहीं मिल पाता है ढंग का, वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं मिल पाता है। जी, आज की डेट में अगर आप देखें तो भीड़ तंत्र का माहौल बना हुआ है एमबीसी समाज का और लीडरशिप तंत्र में नहीं है। जी, तो क्या हम केवल भीड़ ही भीड़ वाले हैं? ये क्वेश्चन दिमाग में ना पूरे समाज में उठा हुआ है जी, कि जब मीटिंग करनी हो तो बुला लो, लेकिन जब दायित्व देने हो या टिकट्स देने हो तब ये सिस्टम से नदारद होते हैं। आप ये देखो कि कोई विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे 60-60 हजार वोट हैं हमारे, और वहाँ पे जिनकी 3,000 वोट हैं, 2,000 वोट हैं, उनको टिकट दिया जाता है। ये गलत बात है। रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो विजय जी, ये केवल ये जो बात आप रख रहे हैं, ये केवल किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए या तमाम राजनीतिक पार्टियों नहीं, के लिए? ये सब पार्टियों के लिए। देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती जी, ये सब पॉलिटिकल पार्टी से मेरा रिक्वेस्ट है जी, बहुत विनम्र निवेदन है कि देखिए, सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, समाज के तौर पे मैं कह रहा हूँ अभी जी, कि हर बार इलेक्शन होगा, लेकिन जो समाज और जो समाज का जो गुट है, जी, अगर आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो प्रॉब्लम खड़ी होती है ना। अब आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको प्रैक्टिकल। गडरिया समाज है, बहुत बड़ा समाज है राजस्थान में। जी, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे इनके 55 से 60 हजार वोट भी हैं, लेकिन अभी तक 75 सालों में एक भी गडरिया एमएलए नहीं बना, एक भी गडरिये को टिकट नहीं मिला। और इससे और दुविधापूर्ण स्थिति ये है कि गडरियों में अभी तक कोई पार्षद तक नहीं बना था। पहला पार्षद बना है भरतपुर में, और वो भी जीता नहीं है, वो मनोनीत हुआ है। जी। अब इससे ज्यादा विडम्बना, ये तो मैं गडरियों की बात कर रहा हूँ, ना किसी लोहार को बना, ना किसी बंजारे को बना। और इस बार देखिए कि रेबारी देवासी जो समूह है जी, उसके 12 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें कम से कम 55 से 60 हजार वोट हैं, और आज की तारीख में विधानसभा में एक भी आदमी नहीं है उनका। ये विडम्बना वाली बात तो है ही ना सर। यानी आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये जो समाज है, जिन समाज को का जिक्र आपने जो किया है, ये वो समाज है जो सरकारें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, केवल और केवल भीड़ तंत्र के लिए इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल। आप बताओ, आप देख लो, जितनी भी जो भी मार्शल कॉम है जी, उन्हीं को मीटिंग, वही उन्हीं की वजह से तो मीटिंग्स होती हैं। कल की तारीख में अगर मार्शल कॉम मीटिंग में आना बंद कर दें जी, तो 10% नहीं रहेगी जनता। बिल्कुल। और आप अगर हम 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं 200 में से, जो कि प्रिडोमिनेटली पूरा अपना ईस्टर्न से लेकर के वेस्टर्न राजस्थान सदन, जी, मैं आपको मैप भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो है वो एमबीसी समाज की वोट बैंक है, एमबीसी समाज की विधानसभाएं, चाहे इसमें रिजर्व्ड हो या जनरल हो जी, वो आप देखिए। अच्छा, दूसरी बात, और एक और चीज आपको मैं ऑब्जर्व करके आप देख लीजिएगा, पिछले इलेक्शंस रिजर्व सीट पे रिजर्व तो लड़ता ही लड़ता है।
लेकिन जनरल सीट पे भी वही रिजर्व लड़ता है। तो भैया हम क्या बावले हैं क्या? आप जनरल को जनरल पे ही रखते हो, ठीक बात है, ओपन सीट्स पे, रिजर्व सीट्स पे रिजर्व रखते हो, और रिजर्व वाले को बंदे को भी आप देवली होने वाला देखो ना जी। तो वहां पे मीना जी लड़े। बिल्कुल बैचलर साहब, ये अब वो तो जनरल सीट थी, जनरल को देना चाहिए था। जी जी जी। तो अब गलत, अगर मेरी बात गलत है तो बताएं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब जो 2023 में जो इलेक्शन आने वाला है, जाहिर सी बात है कि देखिए हलचल मचना शुरू हो चुकी है राजस्थान में। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो अब इस बार के इलेक्शन को लेकर जब आप बता रहे हैं कि तमाम माहौल और समाज के लोगों को, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, सब भीड़ तंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस बार आपका अंदाज कुछ अलग होगा इन चुनाव में? हमारा तो एक ही निवेदन है कि हमें ड्यू कंसिडरेशन दिया जाए, हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, संगठन में भी दिया जाए जी, हमारे को टिकटों में भी दिया जाए। हमको 37 MLA बनाने, साहब किसी भी पार्टी से आए, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। और देखिए एक बात ये भी है कि एमबीसी समाज भी तो राजस्थान के ही हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं जी। तो रिप्रेजेंटेशन अमुक दूसरी जातियों को क्यों दिया जाता है? जो पैसे से दमदार हो क्या उसी को क्यों दिया जाता है? जो बंदा कुछ कर सके उसको क्यों नहीं दिया जाता? जो 3000 वोट वाले हैं उनको क्यों दिया जाता है टिकट? उनको क्यों नहीं दिया जाता जो 60,000 वाले हैं? ये क्वेश्चन एक आएगा, बहुत मूर्ख क्वेश्चन है, बिकॉज डेमोक्रेटिक सेटअप इज फॉर रिप्रेजेंटेशन, नॉट फॉर अथॉरिटेटिव रूल। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने अब इस लेवल पर इस सोच को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, ये माना जाए? मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूँ जी, और मैं पूरे राजस्थान के भ्रमण कर चुका हूँ जी। और इस बार जब हम गए थे, कर्नल साहब की मैं बात बताऊं, कर्नल साहब जब पिछले 1 साल से बीमार होने से पहले की बात है, उन्होंने एक बात कही थी जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जी, कि एमबीसी समाज बलभूल हो रही है। जो समाज 37% विधायकों की जीत हार निर्णय करता है उसको आप कोने में खड़ा कर देते हो। हमारा आज की तारीख में हमारे एमबीसी समाज का मतलब औचित्य क्या है? कोई आएगा रोड पे, उसके लिए माला पहना दो, वो फुर होके चला जाएगा और हम बस खड़े रह जाएंगे लोगों के साथ, उसको तो पता भी नहीं कि हम आए और चले गए। ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हमें नहीं काटोगे तो लोग भी आपको क्यों काटेंगे साहब? मुझे एक बात बताओ। जी जी। व्हाई शुड वी डू दैट? जी। वी आर आस्किंग फॉर रिप्रेजेंटेशन, वी आर आस्किंग फॉर जस्ट रिप्रेजेंटेशन। हम ये नहीं कह रहे कि गंगानगर में हमें दो, जहाँ हमारे वोट है ही नहीं वहां क्यों जाएंगे? और पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं साहब आजाद जी, कि हमारी पूरी पॉपुलेशन को पूरे राजस्थान से डिवाइड कर देती हैं, फिर कहती हैं कि आप 3% हो, 4% हो। अरे उस विधानसभा की बात करो जिसमें हम हैं, क्योंकि गंगानगर का बंदा तो जाकर के करौली में वोट तो नहीं डालेगा ना जी। करौली में तो करौली का ही डालेगा जी। और हम गंगानगर के आदमियों को भी हमारी वोट बैंक को भी गंगानगर में गंगानगर हो या दूसरी कोई भी विधान, जैसलमेर हो गई, उसमें आप करके डाइल्यूट कर दोगे। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी गुड टूल प्रोवाइडेड इट इज यूज्ड करेक्टली, नॉट एज अ लैम्प पोस्ट टू गिव स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स और इडियोटिक आर्ग्यूमेंट्स। जी। तो अब विजय वैसला जी की मुख्य जो मांग है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे क्या है, अगर हम जानना चाहें तो? हमें हमारे एमबीसी समाज जो 75 विधानसभाएं काबिज करता है, हमें ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए टिकटों में, संगठनों में। नहीं तो अगर आप हमें पूछोगे ही नहीं तो फिर हम क्यों पूछें? मुझे एक बात बताओ, समझाओ इस बात को। एक बात बताएं, आप जब एक कमीज खरीदते हैं साहब तो पैसे पूरे देते हैं जी, और आप खरीदोगे पूरे बाहों की कमीज और उसमें बोल देंगे 1 बाँह दूंगा साहब, 1 बाँह कटी दूंगा, तो आप लोगे क्या? कभी जिंदगी में नहीं लोगे ना साहब। जी जी। तो जब हम वोट पूरे देते हैं तो हमें रिप्रेजेंटेशन पूरा क्यों नहीं मिलता? यानी अभी तक ये कहा जाए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम दलों ने समाज के लोगों के साथ इस तरह से चीटिंग, इसको कह सकते हैं हम? मैं इसको चीटिंग नहीं बोलूंगा सर, मैं इसको बोलूंगा कन्वीनियंस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखिए मसूदा है, मसूदा में मैं पिछले 5 साल से पूछता आ रहा हूँ कि भैया हमारे वोट कितने हैं, कुल मिलाकर के गुर्जरों के 40,000 वोट मान लो आप जी, लेकिन जो भी मेरे को कह रहा है डेटाबेस में पिछले 3 इलेक्शन से 15,000 ही गुर्जर हैं। तो मैं एक प्रश्न सबसे पूछता हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टीज से, तो क्या गुर्जरों में प्रजनन नहीं होता क्या? जी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ती? बाकी समाजों की बढ़ती है। देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग इन विच दी नंबर्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड, समथिंग इज नॉट राइट।
आई रिक्वेस्ट हम्बली, मैं बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कि भाई रिप्रेजेंटेशन दीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज, राजस्थान अकेला कुछ नहीं बनता, जो राजस्थान के लोग हैं उन्हीं से तो सब कुछ बनता है जी। अमुक 4 लोगों को बिठा करके आप राजनीति नहीं कर सकते, आपको सबको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा निवेदन है ये। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल फैसला साहब कि अभी जो हाल ही में जो कर्नल साहब को आपने जो श्रद्धांजलि दी पुष्कर में, एक अस्थि विसर्जन का आपने कार्यक्रम वहां पर रखा था, वहां पर कुछ जो तमाम जो एक तस्वीर आई थी, क्या वाकई लगता है कि जब इस तरह का प्रोग्राम था, तमाम वीवीआईपी लोग वहां पर मौजूद थे, तो इस तरह की तस्वीर वहां पर तैयार होनी चाहिए थी? हमको ये पूरा प्रोग्राम पूरे 1 महीने के अंतराल में देखना चाहिए जी। हम लोग करीब 1 महीना ही मान लीजिए, 27 से 28 दिन हमने पूरे राजस्थान में ट्रैवल किया, खेतड़ी से शुरू करके पुष्कर में अंत किया जी। 23 जिले, 75 विधानसभाएं, 5000 किलोमीटर का ये सफर रहा। किसी को एक खरोच तक नहीं आई। टोंक में 50,000 लोग आए रैली में कर्नल साहब को विदाई देने के लिए। आपके गंगापुर में 35,000 लोग थे। इतने ही लोग आपकी खिरनी में थे, बावनवास में थे। यही नहीं, इसके अलावा आप ये भी देखिए कि जितने भी एमएलए थे, जितने भी सांसद थे, अपने अपने क्षेत्र के, सबके सब साथ में आए कर्नल साहब को सम्मान देते हुए। जी। बाबूलाल नागर जी बॉर्डर से हमें लिया और जहां तक उनका बॉर्डर था वहां पूरे समय हमारे साथ रहे। वैसे उसी तरह इंदिरा मीना रही, उसी तरह हमारे जौनापुरिया जी रहे, उसी तरह हमारे भागीरथ जी रहे, मनोज राजौरिया जी, सबके सब तो थे। और जब हम वापस जिस दिन हम पहुंच, और आप ये देखिए कि रात सुबह 6 बजे से शुरू होकर के हम लोग सब रात को 3:30 बजे तक हम लोग रोड्स पे रहते थे और लोग हजारों की तादाद में रात को 2:30 बजे भी इंतजार करते कर्नल साहब आएंगे। तो कर्नल साहब के लिए प्यार में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। और जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम 11 तारीख की रात को जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा और दीपोत्सव का प्रोग्राम रहा, खड़े रहने के लिए पूरे के पूरे मेला ग्राउंड में जगह नहीं थी जी। 12 तारीख को प्रोग्राम हुआ। हमने किसको बुलाया? हमने हर उस व्यक्ति को बुलाया जो कर्नल साहब की विचारधारा से, कर्नल साहब से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो जी। अब कोई भी व्यक्ति जो भी होगा किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ा होगा, क्योंकि कर्नल साहब ने जो कार्य किया वो राजनीतिक पार्टियों के साथ भी तो किया। अब अगर आप ये माने राजेंद्र राठौड़ जी आए, आप ये माने कि अरुण चतुर्वेदी जी आए, तो कर्नल साहब ने जब बीजेपी का कार्यकाल था तो इन्हीं के साथ तो बात करी थी, इन्हीं के साथ तो इनके घर के संबंध थे, रोज आना और जाना। हमको ये समझना चाहिए कि पार्टियों का तमगा तो बाद में लगता है, पहले तो व्यक्ति इंसान होता है। बिल्कुल। हम वो इंसान आया कर्नल साहब को प्रणाम करने के लिए, आखिरी प्रणाम करने के लिए जी। चाहे वो अशोक चांदना आए हों, चाहे वो शकुंतला जी आई हों, चाहे ओम बिरला जी आए हों, सबके सब अपने व्यक्तिगत लेवल पे आए। तमगा उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब 10 लोग तो वहां पे पुलिस के भी आए थे जी, प्रशासन के भी आए थे, कुछ लोग ऐसे आए थे जिनको 5% की वजह से नौकरियां लगी जी। कुछ एसडीएम भी आए थे। अब आप उसमें ये थोड़ी कह सकते हो कि एसडीएम आए हम उसको नहीं पसंद करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये आती है साहब कि सबके सब आए, सब लोगों ने कर्नल साहब को सम्मान दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साहब? बिल्कुल। मेरे लिए तो अगर आप मुझसे पूछें तो कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। किसी भी व्यक्ति की अस्थि कलश यात्रा इतनी भव्य नहीं हुई, इतनी बड़ी नहीं हुई। मैंने ड्रोन फुटेज देखे, जितने लोग उस समय हमारे मेला ग्राउंड में थे उतने ही लोग धर्मशाला में ठंड में छांव में बैठे हुए थे जी। क्योंकि आवाज तो सब जगह जा रही थी। और आपको मैं बताऊं, पूरा का पूरा पुष्कर शहर, उसकी सारी दुकानें जी लोगों ने बंद कर रखी थी कर्नल साहब के सम्मान में। जी। आप और क्या चाहते हैं? हमारे 73 वीर शहीदों के परिवार और वीरांगनाएं मंच पे बैठी थी जी। हमारा पूरा परिवार था और पूरा, अच्छा केवल गुर्जर नहीं आए थे, रहबारी आए थे गाड़ियों में भर भर के, कुछ लोग तो झालावाड़ से आए थे। आपको ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश उज्जैन से लोग बाग 2 दिन का ट्रैवल करके आए थे।
तो स्नेह तो बहुत था और कर्नल साहब को अच्छा सम्मान दिया। बिल्कुल वही चीज रही, आप लोगों ने तमाम जब मेहनत की और तैयारियां की और जिस हिसाब से आपने पूरा वहां पर एक रूपरेखा तैयार की, लेकिन कुछ एक लोगों के जरिए जो थोड़ा सा जो माहौल गड़बड़ हुआ, जिसकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में भी हुई, तो जाहिर सी बात है कि शायद वो इस तरह से होना अच्छा नहीं लगा भाई था। बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा जी। हमारे लिए वो दिन अच्छा नहीं रहा, वो इंसिडेंट अच्छा नहीं रहा। हम बहुत लज्जित हुए हैं साहब जी जी कि अस्थि कलश जहाँ होता है जी वहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर सम्मान होता है और वहाँ पे समाज की बातें रखी जाती हैं। बिल्कुल। जो लेकिन कार्य हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम हमारा समाज इससे काफी प्रताड़ित है। और मैं आपको बताऊं, मुझे बुजुर्गों के फोन आए साहब आजाद जी, वो रो रहे थे फोन पे कि यार हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे। वो कह रहे भाई साहब हमसे गलती हो गई। हमसे क्या गलती हो गई कि कर्नल साहब की अस्थियों के समय ये कार्य हो गया। जी। तो पीड़ा तो है साहब, समाज के बुजुर्गों में पीड़ा है, बुद्धिजीवों में पीड़ा है, सब लोगों में पीड़ा है। और केवल गुर्जर समाज में नहीं है, सर्व समाज में पीड़ा है। जिस चाय की थड़ी पे आप जाकर के आज बैठो, वहाँ यही चर्चा हो रही है कि सब कुछ ठीक था, ये गलत हुआ। और मेरा ये मानना है निजी जी कि अगर आपको ऐसी हरकत करनी है तो कहीं और कर लेनी चाहिए थी। हर जगह हर कार्य के लिए उपयुक्त हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक बात और कहनी है आपको जी। मैं ये कहना जरूर चाहूंगा साहब कि हमारी पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लीडरशिप में या जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अंदर मर्यादाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमारे संस्कार कहीं खत्म होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये शायद ये जो तमाम जो तस्वीरें जो बनी पुष्कर में भी, शायद ये लगता है कि उसी का नतीजा रही कि जिन संस्कारों की और तहजीब तमीज और मर्यादाओं की आप बात कर रहे हैं, शायद यहाँ भी जो हालात जो बने वो भी शायद कुछ इसी वजह से बने। अब मैं उसमें क्या कहूँ साहब, लेकिन लोग बाग जो आए वो संस्कारों के लिए आए और जो ये कार्य हुआ ये संस्कारहीन कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी जी। लेकिन समाज का व्यक्ति होते हुए और जो जिस चीज के लिए हम वहां बैठे थे जी, वो कार्य हमने किया, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी कालिकनुमा इतिहास बना था साहब जी। और इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि कर्नल साहब के इस कार्यक्रम में जूते चले, जूते फेंके गए, ये भी तो लिखा जाएगा। बिल्कुल। और ये अंकित हो गया है साहब हमारे इतिहास में। और इसकी पीड़ा जो है ये पीड़ा ही रहेगी, इसका निराकरण नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विजय बैसला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार। अगर आप मेरी आखिरी बात रखें तो मेरी तरफ से पूरे पॉलिटिकल सेटअप को, पूरे राजस्थान की जनता को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के एक छोटा सा निवेदन है साहब। जी जी। मर्यादाओं में रहें, संस्कारों को न भूलें। राजस्थान के लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि सारी दुनिया उनका ज्ञान करती है और उनका एग्जाम्पल देती है, लेकिन हमने थोड़ी सी देर के लिए मर्यादाओं को भंग कर दिया है। बिल्कुल, पीड़ा समझ सकते हैं आपकी जो है, जो भावनाएं हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बैसला साहब हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।